हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो आपके 14 चैप्टर्स हैं उनको उनके सारे फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट सब हमने चैप्टर वाइज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये वीडियो जो होंगे हमारे 3 पार्ट्स में होंगी। पार्ट 1 में हम लोग जो वीडियो होगा उनमें 1 से 5 तक चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके फॉर्मूले और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिकैपिटुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक रेडी एक रेफरेंस मिल जाए आपको, ठीक है ना। और पार्ट 2 में जो सेकंड नंबर का वीडियो होगा उसमें हम 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स को कवर करेंगे। और लास्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से लेकर 14 तक के चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो, ठीक है। अगर सारे चैप्टर एक ही वीडियो में डाल देंगे तो वो काफ़ी लेंथी होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास चैप्टर वाइज जो है ना सारे जो फॉर्मूले हैं हमारे पास बिल्कुल रेफरेंस के तौर पर रहे, ठीक है ना। और हम एकदम से गो थ्रू हों और हमें क्विक हमारे पास हम जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो तुरंत वहाँ से हम उसको मैच कर सकते हैं और एक रेडी रेफरेंस हमारे पास मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो इसका बेस और उसको साथ साथ फॉर्मूले को हमने क्या कर रखा है, फॉर्मूले को हम लिस्ट तो कर ही रहे हैं, बताएंगे, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी बता रहे हैं। मतलब कि उसको बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले तो रट लेते हैं और बेसिकली फिर उसके बाद क्या करता है, उसका एप्लीकेशन उनको नहीं आ पाता, ठीक है ना। एप्लीकेशन में गलती करते हैं। तो हम साथ के साथ क्या करेंगे, जो फॉर्मूले होंगे उनके साथ साथ उनको एक्सप्लेन करते हुए उनका कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, आप कैसे अप्लाई करेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट किस हर चैप्टर में, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं और सारे 14 चैप्टर्स के हम लोग चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को पूरा लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम क्या होता है, बीच में पड़ता है मैथ्स का, ठीक है ना। और बच्चे जो पहले याद किए तो होते हैं, मगर क्या होता है वो जो और सब्जेक्ट की वजह से उनको फिर कुछ फॉर्मूले में कंफ्यूज हो ही जाता है और कुछ भूलने के चांसेस होते हैं। तो तुरंत एक रेडी आपको रेफरेंस मिले उसके लिए ये चीज़ आपके वीडियो के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यानी क्लास 10 का जो चैप्टर हम जो रिव्यू कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, उनका वीडियो नंबर 3, ठीक है ना, पार्ट 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे, आज चैप्टर 11 से आगे 11, 12, 13, 14 को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख ली होगी वीडियोज़ की, ठीक है। उसमें हमने पार्ट 1 में हमने 1 से 5 तक और पार्ट 2 में 6 से 10 तक को चैप्टर को कवर किया है, जिसमें रिकैप किया है, जिसमें सारे पूरा जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर लेसन के, उनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। और वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और यूज़फुल होने वाला है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसको जो आप लोगों ने जो एक समरी चार्ट बनाया होगा उसके अनुसार उसको अपने मिला भी लें, ठीक है ना। बहुत बच्चों ने बनाया भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर नंबर 11 आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें देखते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं आपके और फॉर्मूले क्या क्या यूज आपको करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या है, एरिया बेसिक है। एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, अगर रेडियस आर है किसी सर्कल का, ठीक है, किसी कोई भी सर्कल है, अगर सर्कल का सेंटर ये है, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस अराउंड द ठीक है, ये पूरी जो कर्व डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। एरिया मींस पूरा ये जो एरिया कवर्ड एरिया जो है जो, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। देखो इसमें क्या है, अगर माना ये डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसा रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये क्या है सेक्टर बना है। अगर मुझे इस आर की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, ये आर की लेंथ निकालनी, जो ये मैंने थोड़ा सा थिक बना दिया है, ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो ये लेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये एंगल कितना बना है सेंटर पर, सेंटर पर जो एंगल बना है ये थीटा, इस पर डिपेंड करता है। इसकी लेंथ होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन, यार वो ऐसे यूज करो आप, या इसको ही ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। 2 से 360 हमने डिवाइड कर दिया, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री या फिर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय दिस द रेडियाई, दिस रेडियाई, ठीक है ना। और इसका एरिया निकालना हो आपको, तो ये तो आर की लेंथ ये होगी, ठीक है, जो ये वाले पोर्शन की। अगर इसका आपको एरिया निकालना हो, पूरा ये एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे आप, तब कैसे निकालेंगे, तब इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री,
ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या 1/2 एल आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ दिस आर, एल ये है, एल इक्वल टू क्या है 2 ये पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, या 1/2 एल आर, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 एल आर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी होता है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर मतलब देखो ये लेंथ, ये आर, पेरीमीटर में क्या करोगे अब, ये लेंथ जुड़ जाएगी प्लस 2 रेडियाई, तो यानी 2 रेडियाई का मतलब 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 2r में आपने ये लेंथ जोड़ देनी है, तो दिस विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है ना, सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब एरिया ऑफ ए सेगमेंट, और सेगमेंट आप जानते, ये जो सेक्टर होता है, सेगमेंट आप जानते हैं क्या होता है, देखो सेगमेंट अगर ये सेंटर है तो एक ए बी कोई अगर माना डायमीटर सॉरी कॉर्ड है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सेगमेंट, ठीक है ना। और ये अगर ये एंगल सेंटर बना रहे हो कोई थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये ओ है सेंटर आपका। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल रहे हैं आप, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है, इसके अपोजिट वाला क्या होगा, ये जो पूरा इसका रिमेनिंग पार्ट है, उसके बाद जो इसके अलावा वो मेजर सेगमेंट होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, मतलब जो इस सेक्टर का, अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन, क्या निकालूंगा मैं, पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, ओ ए बी जो पूरे सेक्टर का, उसमें से ओ ए बी जो ट्रायंगल है इसको, इसका एरिया माइनस कर दूंगा, ये तो करूंगा ना, बस ये आपको ध्यान देना है, ये आपका एनसीईआरटी में इतना ही है वैसे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इस तरीके से आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। और अगर वैसे फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखेंगे तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट जो आता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा, यानी ये तो एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर है ना पूरा, ये देखो पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस इस ट्रायंगल का जो एरिया आता है, अगर ये एंगल थीटा है और इसका रेडियस आर है, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया इस ट्रायंगल का आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आता है बेसिकली। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एरिया निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हो एरिया माइनस सेगमेंट की बात करना पाई, यानी जो ये शेडेड पोर्शन, जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया अगर आप निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा इसका, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना हो तो बस सिंपल सा काम है, पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप माइनस कर दो, क्या करोगे आप, एरिया पूरे सर्किल में से इस पूरे सर्किल का एरिया निकालूंगा, ठीक है ना, और उसमें से क्या करूंगा, उसमें से मैं इस सेगमेंट का जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया अगर निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए चैप्टर नंबर 12 को रिकैप करते हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, बेसिकली फॉर्मूले आपके चैप्टर क्लास 9th में कोई नए फॉर्मूले नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूले क्या है आप 9th में स्टडी कर चुके हो, उन्हीं का यहाँ पर क्या है यूसेज है, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में और क्या क्या आपको यहाँ पर यूज होंगे। अगर आप क्यूबॉइड की बात करें, यहाँ पर क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर सारे है ना आपके वहाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। अगर क्यूबॉइड का डायमेंशन, फॉर ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन एल बी एंड एच, ठीक है, लेंथ एल है, बी ब्रेथ है और एच हाइट है, यहाँ पर 3 डायमेंशन होती है। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया जाता है 2h l + b। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2h l + b, जिसको हम एरिया ऑफ रूम भी कहते हैं। h जहाँ क्या है हाइट है और l + b लेटरल मतलब क्या होता है सरफेस एरिया का मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विदाउट एक्सक्लूडिंग द बेसेस, ठीक है ना। अगर बेस है उसका बेस का एरिया और टॉप का एरिया हम हटा देते हैं, ठीक है, तो हम जो सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2lb + bh + hl, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है इसका। लेंथ ऑफ द डायगोनल कभी कभी आपके में बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मैंने देखा है बोर्ड में पूछते हैं, लेंथ ऑफ द डायगोनल या लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ रूम, ये ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल इसको हम निकालते हैं तो क्या होता है l² + b² + h²। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट lbh, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी तरह से क्यूब क्या है, क्यूब का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत आसान है। अगर आपको क्यूबॉइड याद हो गए, क्यूब में क्या है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर देना है। उसको हम a से डिनोट करते हैं बाय द वे एस को। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। क्यों 4a² क्योंकि चारों स्क्वायर उसकी फेसेज होते हैं। हमने दो साइड की टॉप और बॉटम की हटा दी है, तो 4 जो साइड की बचेंगी लेटरल जो बचेंगी वो 4 उसकी वो सरफेसेज होंगी, और एक का क्या है एरिया a² है, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया 4a² हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 फेसेज होते हैं क्यूब के,
और सबका एक फेस का एरिया जो है ए स्क्वायर है, तो 6a² हो गया, ठीक है। तो सिंपल से लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है इसका, a√3, ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या है a क्यूब, ठीक, a बस। उसके बाद सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर फॉर सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। सर्कुलर यहाँ पर सिलेंडर का मतलब हम आपके 10th क्लास में कोन और सिलेंडर का मतलब राइट सर्कुलर है, ठीक है ना, यानी बेस आपका सर्कुलर ही होना चाहिए और सिलेंडर राइट सर्कुलर होना चाहिए। फॉर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है उसका, एक कर्व सर्फेस एरिया कभी निकालना हो आपके हमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर निकाल दो, बेस क्या होता है सर्कुलर है, ठीक है ना, बेस क्या है सर्कुलर है, तो 2πr हो गया उसका पेरीमीटर, हाइट क्या है h, तो इसका जो कर्व सर्फेस एरिया आता है वो 2πRh आता है इस तरीके से, ठीक है ना, समझ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट सिलेंडर के केस में। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं आप टॉप और दो बेसेस होते हैं सिलेंडर के, दोनों एक का एरिया प्लस कर देते हैं, उसमें क्या होता है एक का एरिया πr² है, दो है तो 2πr², तो 2πr² में आपने कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2πrh प्लस r+h, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और एरिया वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया क्या है सर्कुलर है, सर्किल है, तो एरिया का सर्किल का एरिया क्या होगा πr², हाइट क्या है h, तो इस तरीके से इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर सर्किल का हो जाएगा πr²h, ठीक है ना। चलिए आते हैं कोन में, फॉर अ सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h एंड स्लैंट हाइट l, ठीक है ना। देखो सिलेंडर के केस में क्या था, सिलेंडर तो ऐसे होता था ना, ठीक है, ये इसका रेडियस r है, ये हाइट h थी, ठीक है ना, तो ये अब अगर कोन को ले लें आप, तो कोन में क्या होता है एक्स्ट्रा हाइट होती है, जिसको आप जानते हैं इसी तरीके से, एक्स्ट्रा हाइट मतलब एक्स्ट्रा एक डायमेंशन होता है, ठीक है ना, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं l, ये h होती है और ये r होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोन है आपके पास, तो इसके में क्या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है देखो एक कर्व सरफेस होता है, इसमें एक प्लेन सरफेस होता है, कर्व सरफेस एरिया πrl, ठीक है ना। सेकंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में आप एरिया ऑफ बेस जोड़ दो उसमें, तो πrl तो आपका कर्व सरफेस एरिया CSA था, प्लस एक उसका बेस भी है सर्कुलर, क्या होगा πr², तो πrl प्लस πr² कॉमन लेंगे, πr तो l प्लस r बच जाएगा, तो इसका तो फॉर्मूला बन गया πrl प्लस r, ठीक है। उसके बाद थर्ड में वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है इसका, सिलेंडर में क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए, और यहाँ पर 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 1/3 एरिया क्या है बेस क्या है सर्कुलर है, तो πr² इसका एरिया हो जाएगा, तो πr² इंटू h यानी 1/3 πr²h, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है इसमें, लेंथ ऑफ द स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है r² प्लस h², कभी भी निकालना हो आपको, क्योंकि बहुत जगह ऐसा इसका यूज होता है। जनरली क्या होता है कभी आपको l दी होती है, h दी होती है, r निकालना पड़ता है, h दी होती है, r l निकालना पड़ता है, ठीक है, या फिर h निकालना हो, तो दो में से तीन में से दो दिए हो, थर्ड निकालना हो तो आसानी से इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला गया है। अब आते हैं स्फीयर में, फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, सरफेस एरिया में स्फीयर में तो दो ही चीज होती है, सिंपल सा है, एक सरफेस होगा एक वॉल्यूम होगा, कुछ होता ही नहीं उसमें, एक ही सरफेस होता है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr², ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है क्या होता है इसका 4/3 πr³। अगर स्फीयर की बात करेंगे दो ही चीज है, 4πr² उसका सरफेस एरिया, कर्व सब सारा कर्व ही है ना, प्लेन तो है नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, और वॉल्यूम उसका 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं फॉर अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे देखो क्या होता है, स्फीयर तो आपका ऐसा था ना, इसमें तो एक ही एरिया था, ठीक है, एक रेडियस था आपका। अगर आप हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपने क्या करा इस टाइप का शेप होगा हेमिस्फीयर, ठीक है ना, देखो आधा काट दिया आपने, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एक सरफेस और बन जाता है, जैसे आप नींबू को स्लाइस करते हैं तो इस तरह का सरफेस बन जाता है ना आपका, ठीक है, ये रेडियस आपका था r, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसमें क्या बन गया, एक आपके दो सरफेस बन गए, अब एक कर्व सरफेस जो कि उस पूरे स्फीयर का आधा है, हेमिस्फीयर में पूरे सरफेस स्फीयर का आधा होगा कर्व सरफेस, उसके अलावा एक क्या होता है प्लेन सरफेस भी बन जाता है इसमें, प्लेन क्या होता है सर्कुलर सरफेस, ठीक है ना, जो सर्कल का एक प्लेन सरफेस भी बनता है, तो दो सरफेस होते हैं देखना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2π, कर्व सरफेस एरिया तो 2πr² होगा, जो पहले स्फीयर का था 4πr², ठीक उसका आधा हो जाएगा, आधा ही पोर्शन तो हटा दिया हमने इसमें, ठीक है ना। और लेकिन जहां तक अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा,
कर्व सरफेस एरिया में जो प्लेन जो ऊपर सर्कुलर बन गया ना वो एरिया में तो जुड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया 2πr² था और इसका πr², तो क्या हो जाएगा ये 3πr², ठीक है ना। तो यानी टोटल सरफेस एरिया जो सेमी हेमिस्फीयर का होता है वो होता है 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम तो उसका जस्ट आधा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3πr³, और इसलिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। चलिए, तो ये आपके टोटल कॉन्सेप्ट थे, इन्हीं का आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, यही आपके यूज में आएंगे। नंबर 13 को रिकैप करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के वहाँ से, ठीक है। इसमें आपके जो लॉन्ग मार्क्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है ना, और शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग तो आना ही आना है इसमें से, ठीक है ना। और केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है इसमें से, ध्यान देना इस बात का, ठीक है ना। तो इसके सारे फॉर्मूले आपको कैसे बिल्कुल टिप्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। बहुत लोगों बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार, बहुत मीन मोड मीडियन में जो है तीनों फॉर्मूले बच्चे मिक्सअप करते हैं, पर्टिकुलरली मीडियन और मोड में तो बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहले उनका मीनिंग समझो। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो किसी भी नंबर का अगर मीन निकालना हो तो अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn, ऐसे माना n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, n आइटम है हमारे पास, ठीक है। उनका मीन निकालना हम क्या करते हैं, सिंपली वी जस्ट ऐड देम एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी x1 + x2 + x3 xn सारे को जोड़ के जितने हैं वो n है तो n से डिवाइड कर देंगे, यही तो आप मीन निकालते हो, ठीक है। इसको पढ़ते आ रहे हो, क्लास लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा है, वही मीन है। अगर इसमें दूसरा केस इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके 9th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर किसी फ्रीक्वेंसीज की किसी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, माना x1 x2 xn आपके n ऑब्जर्वेशन हैं, जिनमें सबकी फ्रीक्वेंसी x1 की f1 है, x2 की f2 है, x3 की f3 है, ऐसे है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज भी साथ में दी हुई हो, ठीक है ना। तो तब इस केस में हम जो मीन निकालते हैं वो किससे दिया जाता है, इन दैट केस मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज गिवन बाय f1 x1, उनके फ्रीक्वेंसी को उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लस करोगे सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 निकालोगे, और fn x जितने भी हैं, और साथ में सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दोगे, इन दो से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मीन देगा इस केस में, ठीक है ना। आते हैं, अब ये तो हो गया अनग्रुप डाटा की बात। अनग्रुप मतलब जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था आपके पास, ठीक है, अनग्रुप। अब यहाँ पर अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा हो आपके पास हो तो तब कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड है मीन निकालने के। हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड से। एक तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, सिंपली fi मीन जो किया जाता है दैट इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। मतलब जैसे ये केस है ना, इसमें सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। और हाँ, xi क्या है, आप क्या करते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। मिड वैल्यू मतलब तो क्लास इंटरवल होता है, उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। दिस गिव्स यू द xi, ठीक है, x मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो xi यहाँ पर ध्यान कंफ्यूज मत करना, फ्रीक्वेंसी तो आपको दी होगी f, और x जो है वो क्या है, दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। xi का मतलब माना x1 है तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है वो, ठीक है ना। सिग्मा fi, ये तो सिग्मा मतलब है समीशन। सिग्मा यहाँ पर पहली बार आप देख रहे होंगे, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, जोड़ना, ठीक है। ये मतलब fi xi का मतलब जोड़ा कैसे, f1 x1 + x2 x2 + f3 x3, ऐसे आई जहां तक भी गया हुआ है तो सबको समीशन हमने शॉर्ट में लिख दिया है इसको कि ये सब एडिशन है, ये सिग्मा ये डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए, सेकंड मेथड क्या है इसकी, एज्यूम्ड मीन मेथड। आप क्या करते हैं, आपका पास डेटा बड़ा होता है तो जनरली आप इसी को यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड को। अगर आपके पास डेटा बड़ा है उससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करना आसानी रहेगी। बड़े बड़े कैलकुलेशन इसमें हम उसको एक रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जैसे जो हमारे एक्सरसाइज निकालते हैं ना, उनमें से जो लगभग 20 का जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल, उसकी जो मिड वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है, लगभग। उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो a + fi di सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, जहाँ di क्या है, xi माइनस ए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ से हर एक क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो हमारे डेटा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से। तो xi क्या है, यहाँ पर di क्या है, xi मतलब x माइनस ए है। हर एक क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू है उसको माइनस करोगे, उसमें से क्या माइनस करोगे, जो एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन आपने एज्यूम किया हुआ है ए को, ठीक है। और मीन फिर यहाँ पर हमने माइनस किया था, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, वही तरीका है, ठीक है। बस कैलकुलेशन में आपकी आसानी हो जाती है, इसलिए करते हैं इसको। और थर्ड एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और ज़्यादा लंबा है। और अगर आपको एक कॉमन फैक्टर उसमें जैसे उसकी क्लास विड्थ अगर कॉमन हो सब में, ठीक है, तब इस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, a + सिग्मा fi ui अपॉन ui इंटू h। h से a क्या है यहाँ पर, वही एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन है, ठीक है।
और यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर हमने ऊपर वाले से क्या फर्क है, यहाँ पर एच से डिवाइड भी कर दिया और उसको छोटा कर दिया। यहाँ पर तो हमने माइनस करके सिर्फ सॉर्ट किया था, यहाँ पर हमने एक फैक्टर एच से डिवाइड भी कर दिया, तो कॉमन फैक्टर है उसमें, सब में कॉमन होता है वो, ठीक है ना। तो और एच क्या है यहाँ पर, क्लास विड्थ है आपकी। क्लास विड्थ मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20 जो होती है ना, तो 0 से 10 0, 10 माइनस 0 10 हो जाएगी एच यहाँ पर। 10 से 20 तो इसका मतलब 10 है, फिर 0 से 5, 5 से 10 है, तो इसका मतलब एच आपकी 5 है। क्लास विड्थ इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एच वो है। और यहाँ पर एक्स आई माइनस ए तो वही है, एक्स माइनस ए, एक्स जो आपका मिड वैल्यू है, माइनस ए एज्यूम मीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ए, यहाँ पर आपने क्या किया, ए तो प्लस करा, ये ऊपर भी, यहाँ पर ऐसे डिवाइड किया था ना, तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही आपकी यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, मोड निकालना आपका। मोड भी आपके पास है, ठीक है। मोड निकालने के लिए क्या तरीका है, आपको मोड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2, ठीक है ना। मोड क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2, जहां एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वो आपका मॉडल क्लास होता है, उसकी लोअर लिमिट है। f1 उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है। f0 क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे जो पहले जो क्लास आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, सॉरी f0 है, ठीक है ना। और f1 तो आपका वही हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 आपकी क्या है, प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास है। f2 क्या है, सक्सीडिंग क्लास की, जो मॉडल क्लास आपने निकाला उसके बाद जो क्लास इंटरवल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम f2 से डिनोट करते हैं, ध्यान देना इस बात को, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है। L is the lower limit of the model class, f1 is the frequency of the model class, f0 is the frequency of the class preceding the model class, and f2 is the frequency of the class succeeding the model class, ठीक है। और h तो आपका क्लास विड्थ है ही है, ठीक है। और मीडियन अगर निकालेंगे आप, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बहुत बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, अगर यहाँ लगाएंगे तो ये कंफ्यूजन रहता है कि है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, जहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आप जानते हैं कौन सी किसमें पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ n होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं आप, ठीक है ना। तो इससे आप L पता करते हैं मीडियन क्लास को। n/2 हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आपने निकाला उससे जो पहले की जो है क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। उससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसकी नहीं है। जो आपने मीडियन क्लास निकाला उससे पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है CF अपॉन F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, ठीक है ना, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, इंटू एच, एच तो आपका क्लास विड्थ है ही यहाँ पर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका एक लास्ट फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी किसी डेटा का आपने मीडियन, मीन और मोड में क्या रिलेशन होता है। 3 अगर देखेंगे तो ये जनरली ये क्या है, इसको वैलिड है, ठीक है ना। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मीन है, ये अप्रोक्सीमेटली ठीक है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप है मीन, मोड और मीडियन में, ठीक। चलिए चैप्टर नंबर 14 को रिकैप करते हैं, ठीक है। 14 आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या क्या इसमें मेन आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका जो रिलेशनशिप है कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, ठीक है। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है आपने 9th में पढ़ा था, आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, यहाँ पर है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, इवेंट समझते हैं आप, डिनोटेड बाय पी, ठीक है। जनरली हम अगर ई इवेंट है तो उसको पी से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि उस इवेंट को, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं वो कितने तरीके से पॉसिबल है, वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है आपके, ठीक है ना। तो ये आपका रेशियो जो देता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट देता है आपको। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ऐसे जो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो सर्टेनली होने ही होने होते हैं, ठीक है। जैसे आप माना कोई एक डाइस टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई लेस देन 7, सॉरी लेस देन 7 अगर करें, 8 नहीं, लेस देन 7, ठीक है ना। तो लेस देन 7 मतलब 6 5 4 3 2 1 ये आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, ऐसे की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। आपको आंख बंद करके आप लिख सकते हैं इसको। द प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल इवेंट की होती है उसकी जीरो होती है, तो आप ऐसे ही जानते हैं। अगर आप कोई भी डाइस फेंकते हैं, कोई कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 नंबर 8 इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, 6 तक तो होते हैं, तो ऐसे की प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी एन इवेंट ई पी, ठीक है, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, यहाँ पर ई होगा, ठीक है, पी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई पी, मतलब ई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 जिसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब कोई अगर 0 से छोटी है, कम है, कोई नंबर आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती, यानी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और 1 से अगर कोई चीज आ रही है तो वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी इसका मतलब नहीं हो सकती है। तो ये 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं, आए हैं बोर्ड में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इंक्लूडिंग 0 और 1 होता है, ठीक है ना। पी की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इनके 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। मतलब कोई क्या होगा फ्रैक्शन ही होगा वो, ठीक है ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, नहीं निगेटिव होगा। द इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसमें खाली एक ही आउटकम होता है। अब जैसे कैसे आप ठीक है, जैसे कैसे है, अगर माना कोई आप डाइस फेंकते हैं, डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर इसमें कोई पूछे आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 तो एक ही इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने आउटकम होंगे, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही प्रोबेबिलिटी। देखो कितने तरीके से 3 आ सकता है, ओनली 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्री इवेंट वो है जिसका एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसका आउटकम खाली एक ही तरीके से 3 आ सकता है ना, तो एक एलिमेंट्री इवेंट है। अगर आप एलिमेंट्री इवेंट नहीं कौन सा है, देखो अगर मैं इसी में पूछ लूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अगर मैं ये पूछ लूँ अगर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो क्या क्या उसमें आपके पॉसिबिलिटी आउटकम क्या हो जाएंगे इवन नंबर के, 2 4 6, कितने इसमें आउटकम है, इसमें 3 है ना। तो ये एलिमेंट्री इवेंट ये नहीं है, ठीक है ना। जिसमें खाली एक ही आउटकम होगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, और जिसमें खाली एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे उसको एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का आप अगर प्रोबेबिलिटीज का सम निकालेंगे, ठीक है ना, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is always 1, ठीक है ना। इसका टोटल हमेशा 1 आता है, ठीक है। फॉर एन इवेंट ई पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत आपके क्वेश्चन आते हैं, ये लॉन्ग आंसर में भी, यानी 3 मार्कर्स में भी आ सकता है इसमें, ठीक है, 5 मार्कर्स में भी आ सकता है, और 1 मार्कर्स में भी इसको पूछते हैं। P प्लस पी नॉट ई, यानी किसी के प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। इसको इन दोनों को हम बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं, हम लिखते हैं पी प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ई बार ऐसे है, हियर ई एंड ई बार आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ई बार लिखते हैं ऊपर से, प्राइम ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है ना, बार लिखते हैं। तो पी ई प्लस पी नॉट ई, इसका मतलब है पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई सपोज क्या कोई डाइस का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इवन नंबर आने की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होता है 6, इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 2, ठीक है, सॉरी ऑल पॉसिबल तो 1/2 हो जाएगी। इवन नंबर गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। अगर इवन नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज वी आर 1/1 - 2। What is the probability of not getting an even number when we throw dice? It is 1 - 1/2, ठीक है ना। where यहाँ पर क्या होगा, getting an even number और not getting an even number, these are two complementary events, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं complementary event। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज में इन फॉर्मूलेज का यूज करेंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे चैप्टर्स को रिकैप कर दिया, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिवाइज करना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। कभी आप होता क्या है कि जैसे आप एग्जाम देते हैं, मैथ्स का पेपर बीच में पड़ता है, तो पहले आपको इंग्लिश का हिंदी का पेपर हो जाते हैं, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूले थोड़ा सा भूल से जाते हैं, थोड़ा सा और सब्जेक्ट में इतना फोकस कर देते हैं, ठीक है ना, होता ही करना ही पड़ता है।
और उसमें फिर ये आपका जो रेडीमेड बिल्कुल जो लिस्ट है ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती है, इसको आपको देखना चाहिए बार, ठीक है ना। और जिनके बच्चे को अच्छी प्रिपरेशन है और काफ़ी लिस्ट बनी हुई है उनके वो अपने लिस्ट टैली कर लें, इससे कोई फॉर्मूला मिस तो नहीं हो गया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, ठीक है। चलिए, और जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आपने वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कोई कमेंट्स अगर हों तो ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।